हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जीके विद मी। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ईवीएस का हमारा नेक्स्ट टॉपिक प्लांट्स एंड इसके साथ साथ न्यूट्रिशन के बारे में कुछ हम पॉइंट्स पढ़ लेंगे एंड देन नेक्स्ट क्लास में हम उस टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे क्योंकि वो थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है, सारा एक क्लास में कराना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसके बाद एक क्लास और रहेगी हमारी ईवीएस की एंड देन हमारी जो ये ईवीएस जो आपके सिलेबस में दी गई है वो कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद मैं आपको एक्स्ट्रा टॉपिक कराने वाली हूँ। तो कल आपके जितने भी ये नोट्स की ईवीएस थी वो कंप्लीट है। इसके बाद जो एक्स्ट्रा टॉपिक भी मैंने आपको दे रखे थे तो एक्स्ट्रा टॉपिक मैं आपको कराऊंगी। जैसे मैंने कुछ टॉपिक्स तो आपको करा दिए थे लेकिन कुछ टॉपिक्स अभी रहते हैं। ठीक है, तो वो टॉपिक्स आपको कराऊंगी। इसके बाद मैं आपको इसकी प्रैक्टिस कराने वाली हूँ। पेडागोजी की एक क्लास रहेगी, वो संडे तक आपको देखने को जरूर मिल जाएगी। ठीक है ना, तो थोड़ा सा सब्र रख लेना, संडे तक। संडे को आपको पेडागोजी ईवीएस कंप्लीट पेडागोजी मिल जाएगी, तो वहां से आपकी पेडागोजी भी कंप्लीट हो जाएगी एंड देन आपकी ईवीएस भी आपके एग्जाम से पहले कंप्लीट करा दी मैंने। ठीक है, तो 2 दिन की क्लास के बाद कुछ मतलब कल की क्लास हो रहा है हमारी ईवीएस की। इसके बाद कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स है एंड देन आपकी प्रैक्टिस है। तो हिंदी पेडागोजी कंप्लीट हो गई, इंग्लिश पेडागोजी कंप्लीट हो गई, उनकी प्रैक्टिस रहती है। इसके बाद ईवीएस पेडागोजी रहती है, वो संडे को हो जाएगी। ईवीएस की क्लासेस कल कंप्लीट होंगी एंड देन एक्स्ट्रा टॉपिक और प्रैक्टिस हो जाएगी उसकी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं हरियाणा जीके की। हरियाणा जीके मैंने आपको 11 डेज टारगेट जो है वो आपको कंप्लीट करा दिया है। अब मैं आप 10 डेज का टारगेट लेकर चल रही हूं, तो हरियाणा जी के 10 डेज टारगेट हमारे साथ बने रहिएगा। कंप्लीट जो आपके सिलेबस में दिया गया है वो सारा कवर कराऊंगी 10 डेज में। ठीक है, 25 तक मैं आपको सारी हरियाणा जी के करा दूंगी और आपका ईवीएस का सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। प्रैक्टिस क्वेश्चंस साथ साथ मैं आपको कराती जाऊंगी जिससे आपकी जो प्रैक्टिस है वो भी हो जाएगी एंड सीडीपी की एक मैराथन बना दूंगी। जितनी क्लासेस मैंने आपको कराई हैं सभी क्लासेस की एक मैराथन हो जाएगी, उसमें आपकी रिवीजन भी हो जाएगी। अगर मान लो किसी ने नहीं देखी है, सारी क्लासेस एक साथ देखनी है, तो मैराथन से देख सकता है। ऐसे ही आपके हरियाणा जीके की 22 डिस्ट्रिक्ट्स की जो मैराथन है वो एक क्लास में कंबाइन कर दूंगी, तो वहां से आपका रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, तो लास्ट तक बने रहना चैनल के साथ में, आपके लिए यूजफुल रहने वाला है। ऐसे ही आपके जो ईवीएस मैंने कराई है उसकी एक मैराथन हो जाएगी सारी कंप्लीट एक क्लास में, जो आपकी ये सीटेट वाले सिलेबस की है, जो आपके एस्टेट में भी दिया गया है। ठीक है, इसकी एक मैराथन होगी। नया सिलेबस अलग से रहेगा जो आपको मैं अपडेटेड पढ़ाने वाली हूँ, कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाने वाली हूँ जो आपके लिए यूजफुल भी रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा टारगेट रहने वाला है जब तक कि आपका एक्सेट नहीं होता है। तो मेरी तरफ से आपका मोस्ट ऑफ सिलेबस जो मैंने कहा था वो मैं कंप्लीट करा चुकी हूँ, बस प्रैक्टिस क्वेश्चन सब हमारे रहते हैं। ठीक है ना, तो आप भी अपना जो जैसे अपना सिलेबस जो है उसको उसी तरीके से मैनेज करके चले तो आपके लिए यूजफुल रहेगा। तो अब स्टार्ट कर देते हैं ईवीएस की क्लास। प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे आज की क्लास में हम कि कहाँ पर अलग अलग तरीके के प्लांट्स पाए जाते हैं जो आपके सीटेट के एग्जाम में भी पूछे गए हैं और जो एस्टेट में भी पूछे जाने के चांसेस हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर ईवीएस जो 30 मार्क्स की रहने वाली है। तो सबसे पहला जो यहाँ पर मैंने प्लांट लिखा है इसका नाम है डेजर्ट ओक। डेजर्ट ओक जो है इसको हम राजस्थानी ओक के नाम से भी जानते हैं। ये कहाँ मिलता है? डेजर्ट रीजन में मिलता है। आपको पता है डेजर्ट रीजन कहाँ पर? आपके राजस्थान में है। ये एक आकर्षक मध्यम आकार का धीमी गति से बढ़ने वाला पेड़ है। तो ये कैसा रीजन है, ये कैसा पेड़ है जो बहुत धीरे धीरे की गति से बढ़ता है, बहुत फास्ट इसकी ग्रोथ नहीं होती है। ये ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। तो ये याद रखना है कहां पर पाया जाएगा? ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तानी क्षेत्रों में। इसके साथ साथ हम इसे किसके नाम से जानते हैं? राजस्थानी ओक के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो डेजर्ट रीजन है वो ओनली कहां पर है? राजस्थान में है। इस वजह से इसका नाम हमने क्या रख दिया? राजस्थानी ओक रख दिया। और मोस्ट ऑफ ये कहां पाया जाएगा? ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तानी क्षेत्र में पाया जाएगा। यहाँ इस पेड़ की जो लीव्स है ना, जो पत्तियां हैं, वो क्या होती है? सबसे कम होती हैं। तो ये सारे पॉइंट जो मैं आपको बता रही हूँ आपको अच्छे से सुनने हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, आप कंफ्यूज हो जाएंगे अगर इनको अच्छे से नहीं सुनते हैं तो ये क्या है? एक आकर्षक मध्यम आकार की धीमी गति से बढ़ने वाला पेड़ है। इसके साथ साथ कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तानी क्षेत्र में पाया जाता है। इसकी लीव्स क्या होती है? बहुत कम होती हैं। ये लगभग 10 से 15 फीट तक क्या होता है? लंबा होता है। ठीक है, तो इसकी लेंथ कितनी है? 10 to 15 मीटर क्या है इसकी लेंथ है। इसकी जड़ें जो है इसके तने की 30 गुना लंबी होती है। तो देखो कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसकी जो रूट्स होती हैं और जो इसका स्टेम होता है, स्टेम नहीं होता, तना होता है, जैसे ये पेड़ है ऐसे ऐसे, ये क्या होता है? इसका स्टेम होता है, तना होता है। ठीक है, ये जो रूट्स है ना, इस तने से कितनी गुना बड़ी है? 30 गुना ज्यादा बड़ी है। तो देख सकते हैं आप कितनी ज्यादा लंबी रूट्स है इसकी।
तो ये जो डेजर्ट ओक है, इसकी जो रूट्स हैं वो इसके तने से कितनी बड़ी होती है, 30 गुना ज्यादा बड़ी होती है। तो यहां से अंदाजा लगा सकते हैं इसकी रूट्स बहुत ज्यादा बड़ी होती है, मतलब धरती में बहुत गहराई तक फैली हुई होती है। ये जड़ें पानी तक पहुंचने के लिए जमीन में गहराई तक जाती है। इसका पानी स्टेम में स्टोर होता है। इस पानी को पीने के लिए स्थानीय लोग इसमें पाइप लगाते हैं। तो ये पॉइंट सारे याद रखने हैं जो डेजर्ट ओक से रिलेटेड है। इसमें कौन से पॉइंट मैंने अभी आपको बताए हैं। सबसे पहले तो इसकी लीव्स कम होंगी। सेकंड, इसकी जो लंबाई है वो 10 से 15 फीट होती है। इसकी रूट्स जो है वो इसके स्टेम से 30 गुना ज्यादा लंबी होती हैं। और ये इसलिए लंबी होती है ताकि ये जो जड़ें हैं वो गहराई तक जाएं और नीचे जो पानी है ना उसको क्या कर सके, अपनी स्टेम में स्टोर कर सके। ठीक है, पानी वगैरह के लिए, वाटर वगैरह के लिए कहाँ जाती है ये जड़ें, गहराई तक जाती है। और फिर इसका पानी किस में स्टोर होता जाता है, इस स्टेम में स्टोर होता जाएगा। ठीक है, इस पानी को पीने के लिए स्थानीय लोग इसमें क्या लगाते हैं, पाइप का यूज करते हैं। तो ये याद रखना है डेजर्ट ओक से रिलेटेड पॉइंट जो आपको याद रखने ही रखने हैं। इसके बाद नेप्थनीज के बारे में पढ़ते हैं। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, जब शायद मैंने आपको पता नहीं कौन सा टॉपिक कराया था, एनिमल्स का कराया, पता नहीं कौन सा कराया, जब मैंने आपको ये नेप्थनीज का टॉपिक पढ़ाया था। ये एक तरीके का प्लांट होता है। ये मांसाहारी प्लांट है, याद रखना है कैसा प्लांट है, ये मांसाहारी प्लांट है, इंसेक्ट को खाने वाला प्लांट है। इसलिए इसको हम क्या कह देते हैं, कीट भक्षी प्लांट। ठीक है, तो ये कीट भक्षी है और इसके साथ साथ ये कैसा है, मांसाहारी है। इसको पिक्चर प्लांट भी कहते हैं, नेप्थनीज भी कहते हैं। मैंने आपको बताया था कहाँ पाया जाता है, ये हमारे इंडिया में मेघालय में पाया जाएगा। ठीक है, तो मेघालय के रीजन में पाया जाता है ये, तो ये याद रखना है। यहां पर ये पॉइंट है, जैसे ये है अपने गड्ढे के जाल, ये जो इसका ये ऐसा पॉइंट होता है, एक तरीके का घड़े जैसी शेप होती है और ऊपर इसके ढक्कन सा लगा होता है। जैसे ही कोई भी इंसेक्ट इसके पास जाता है तो ये क्या करता है, वैसे तो ये इंसेक्ट इस फ्लावर में चला जाएगा, जाते ही इस ढक्कन को क्या करता है, बंद कर लेता है और उसी में उस इंसेक्ट की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। ठीक है, तो वो वहीं पर अपने आप खत्म भी हो जाता है। तो ये गड्ढे के जाल में कीड़ों को, मेंढक को, इंसेक्ट्स को फंसाता है और बाद में उनको भक्षण कर लेता है। तो इसीलिए इसका नाम क्या है, ये मांसाहारी प्लांट है। नाइट्रोजन की कमी वाले स्थान पर पाया जाएगा जहां पर नाइट्रोजन की कमी देखने को मिलती है, ऐसे रीजन में होता है। ये इंडोनेशिया में पाया जाता है, इंडोनेशिया के साथ साथ भारत के मेघालय में पाया जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। तो नेप्थनीज जो है ना, इसका पॉइंट आपको अच्छे से याद रख लेना, ये एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद हम खेजड़ी ट्री की बात कर लेते हैं। खेजड़ी वृक्ष जो है ये राजस्थान में पाया जाता है, खेजड़ी। ठीक है, तो खेजड़ी कहाँ है, ये राजस्थान में है। ये इंपॉर्टेंट है आपका, ये एग्जाम में भी पूछा गया है। ये इसमें ना प्रोटीन सबसे ज्यादा होता है, तो आपको याद रखना है इसमें क्या होगा, सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है। पेड़ की, इसकी जो पेड़ की छाल होती है, आपने देखा होगा, जैसे स्टेम है, स्टेम के ऊपर ये छाल सी नहीं लगी होती, उसका यूज किसमें करते हैं, ये कोई औषधि बनाने में करते हैं। कोई नेचुरल जैसे जड़ी बूटियां होती है, औषधि होती है, जिससे कोई ना कोई बीमारी ठीक होती है, तो उसमें इसका यूज किया जाता है। जो कीड़े होते हैं, दीमक होती है, वो इसकी लकड़ी को क्या नहीं पहुंचा सकते, नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। ये छायादार वृक्ष होता है, इसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। तो आपसे पूछा जाए खेजड़ी वृक्ष कैसा है, तो जो खेजड़ी वृक्ष है वो आपका एक तरीके का, एक तो हर्बल ट्री हो गया क्योंकि यहाँ से औषधि मिलती है। ठीक है, तो हर्बल है ये। इसके साथ साथ छायादार होता है, बहुत छाया होती है इस पेड़ के नीचे, तो बच्चे यहाँ पर खेलना पसंद करते हैं। इसके साथ साथ ये जो खेजड़ी वृक्ष है, इसकी जो लकड़ी है उसको जो इंसेक्ट है ना वो क्या नहीं कर सकते, नुकसान नहीं पहुंचा सकते। जैसे आपको पता होगा लकड़ी में दीमक लग जाता है, लेकिन यहाँ पर जो इंसेक्ट है, कीड़े मकोड़े हैं, वो इसकी लकड़ी को कोई भी किसी भी तरीके का नुकसान नहीं पहुंचा सकते। इतना मतलब एक तरीके का ऐसा पेड़ होता है ये। इसके बाद इसमें क्या होता है, प्रोटीन पाया जाता है, तो ये भी याद रखना है। ठीक है, इसकी लीव्स में क्या होगा, फलों में प्रोटीन होगा। तो ये खेजड़ी वृक्ष के बारे में था, जो कहाँ पाया जाता है, आपके राजस्थान में पाया जाता है। ठीक है, यहां तक का समझ में आ गया। तो 3 पेड़ मैं आपको बता चुकी हूँ। सबसे पहले हमने अभी पढ़ा है राजस्थानी ओक या फिर डेजर्ट ओक, उसके बाद सेकंड हमने पढ़ा नेप्थनीज, एंड देन अब हमने पढ़ा है खेजड़ी। अब हम पढ़ने जा रहे हैं बैनियन ट्री के बारे में, बरगद के पेड़ के बारे में। तो जो बैनियन ट्री है ये 200 साल तक जीवित रहता है, आपको पता होना चाहिए। बहुत मतलब एक तरीके से एज्ड पौधा होता है, 200 साल तक पेड़ रहता है ये 200 साल तक रहेगा। ठीक है, इतने साल तो हम नहीं रहते जितने साल ये पेड़ रहता है, तो 200 साल तक पेड़ रहता है। पुराने बरगद के पेड़ों की लटकती हुई शाखाएं वास्तव में पेड़ की जड़ें होती है। तो ऐसे पॉइंट आपसे पूछे जाएंगे। आपने देखा होगा जो भी बरगद का पेड़ होता है, मतलब वो क्या होगा, उसके यहाँ पर ऐसे टहनियां से लटकती हुई दिखाई देंगी। आपने देखा होगा आपके गांव में, आसपास के रीजन में बच्चे क्या करते हैं, उनको पकड़ के झूलने लगते हैं। तो ये बरगद का पेड़ होता है, और उसके जो पेड़ों की शाखाएं होती हैं वो क्या होती है, वास्तव में उसकी रूट्स होती हैं।
तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो जो जितना पुराना बरगद होगा उसके पास क्या लटकती हुई दिखाई देंगी, ऐसे टहनियां से लटकती हुई दिखाई देती है, ऐसे धागे जैसी संरचनाएं होती हैं, और वो क्या होती है, उसकी लीव्स नहीं होती, उसकी रूट्स होती हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कौन सा ऐसा पेड़ है जिसकी जो रूट्स है वो धरती में ना होकर उसके ब्रांचेस पर लटकती हुई दिखाई देती है। तो वो कौन सा ट्री होगा, आपका बरगद का ट्री होगा। ठीक है, तो 200 साल तक जीवित रहेगा, 200 साल तक पेड़ रहता है। पुराने बरगद के पेड़ों पर लटकती हुई शाखाएं वास्तव में पेड़ की जड़ें होती हैं। तो इतने पॉइंट आपको अच्छे से याद रखने हैं। बरगद के पेड़ की जड़ें भी जमीन के नीचे होती है जैसे दूसरे पेड़ों की होती हैं। तो ये याद रखना है, बरगद के पेड़ की जड़ें भी जमीन के नीचे होंगी, जैसे मतलब वैसे तो इसकी रूट्स जो है वो धरती के नीचे भी पाई जाते हैं, लेकिन अगर आपसे ऐसे घुमाकर क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि इसकी लीव्स के आसपास इसकी ब्रांचेस पर भी क्या मिलती हैं, ऐसे रूट्स मिलती हैं। तो अगर आपसे घुमाकर पूछा जाए कि ऐसा कौन सा पेड़ है जिसकी लीव्स उसकी टहनियों पर लटकती हुई दिखाई देगी, तो भी आप क्या टिक करेंगे, बरगद टिक करेंगे। इसके साथ साथ जमीन के नीचे भी इसकी लीव्स होती हैं जैसे दूसरे पेड़ों की होंगी, बट इसकी दो क्वालिटीज है, इसकी लीव्स जो ब्रांचेस होती है वहां पर भी रूट्स होती हैं और अर्थ में भी रूट्स होती हैं। तो दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो दोनों तरीके से आपको अपने क्वेश्चन जो है वो याद रख लेने हैं कि कैसे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसकी पत्ती, छाल, बीजों में ये मतलब जैसे ना इसकी जो पत्ती होती है, छाल होती है और बीज होते हैं, वो जैसे लूज मोशन है, मधुमेह है, मूत्र विकार है, ऐसी बीमारी के इलाज के लिए इनकी छाल का, इनकी लीव्स का यूज किया जाता है। तो एक तरीके से इसको भी हम क्या कहेंगे, ये हर्बल ट्रीज के रूप में काम करता है, क्योंकि हम इसकी लीव्स का यूज, इसकी छाल का यूज, ठीक है, इसके बीज का यूज अलग अलग बीमारियों को ठीक करने में करते हैं, इसलिए हम इसको हर्बल ट्री या औषधीय पौधा भी कह सकते हैं, क्योंकि इससे हम दवाई बनाते हैं। एक किस्म से देसी दवाई का नाम ले सकते हैं, क्योंकि ये हमारी ऐसे जो बेसिक बीमारियां होती हैं उसको ठीक करने में हेल्प करता है। तो इस यहाँ पर इसकी पत्तियों का, छाल का और बीजों का हम यूज करते हैं। ठीक है, इसकी जो लीव्स होती हैं, इसकी जो रूट्स होती हैं वो धरती के अंदर भी होती है। साथ साथ जो पेड़ जो ज्यादा एज्ड हो जाता है उसकी लीव्स क्या हो जाती है, ब्रांचेस पर जो उसकी रूट्स हैं वो लटकने लगती हैं, और 200 साल तक बरगद का जो पेड़ है वो क्या रहता है, जीवित रहता है। बरगद तक समझ में आ गया? आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। प्लांट्स के बारे में कुछ पॉइंट पढ़ लेते हैं, ये आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम जान लेते हैं प्लांट्स के या फ्लावर्स के कुछ पार्ट्स के बारे में जो आपके इंपॉर्टेंट हैं और जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो देयर आर 4 मेन फ्लावर पार्ट्स इन प्लांट। यहाँ पर क्या होते हैं, 4 पार्ट्स होते हैं प्लांट के, जो मेन पार्ट होते हैं, जो आपके एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा है बाह्य दल, पंखुड़ी, पुंकेश्वर और स्त्री केसर। तो सबसे पहला होता है बाह्य दल, इसके बाद पंखुड़ी, पुंकेश्वर और स्त्री केसर। स्टेमन इज कंसीडर्ड, यहाँ पर ये पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन आप ऐसे ही याद रखना। जो स्टेमन होता है प्लांट में वो कैसा पार्ट होता है, उसका मेल पोर्शन होता है फ्लावर का। ठीक है ना, तो मेल पोर्शन को क्या कहेंगे हम, स्टेमन कहते हैं। तो स्टेमन क्या होता है, मेल पोर्शन होता है। पिस्टिल क्या होता है, फीमेल पोर्शन होता है। तो स्टेमन इज इक्वल टू मेल पोर्शन एंड पिस्टिल इज इक्वल टू फीमेल पोर्शन, ये दोनों याद रखने हैं। स्टेमन जो है वो फ्लावर का मेल पोर्शन है, पिस्टिल जो है वो फ्लावर का फीमेल पोर्शन है। ठीक है, दोनों याद रखना। इसके बाद एंथर जो होता है वो क्या होता है, परागकोश होता है, जो पराग कण का क्या करता है, उत्पादन करता है। जैसे जो पोलन्स होते हैं उनको क्या करता है, प्रोड्यूस करने का काम कौन करेगा, एंथर करता है। एंथर को हम किस नाम से जानते हैं, हिंदी की बात करें तो परागकोश के नाम से जानते हैं। तो ये क्या काम करता है, जो पोलन्स होते हैं उनको प्रोड्यूस करने का काम करता है। ठीक है, तो पोलन को प्रोड्यूस करने का काम कौन करेगा, एंथर करेगा। एंथर का मतलब क्या होता है, परागकोश होता है। तो एंथर क्या होगा, परागकण का उत्पादन करता है, यानी कि प्रोड्यूस करता है किसको, पोलन को। फूल के पोलन पर पीला पाउडर होता है, जिसमें क्या होते हैं, कण होते हैं जिनमें नर युग्मक होते हैं। तो ये पॉइंट याद रखने हैं। फूल के ऊपर जो पोलन होता है, पोलन पर क्या होता है, येलो पाउडर होगा। ठीक है, तो कई बार आपने देखा हो जैसे फ्लावर होता है, फ्लावर के यहाँ पर आपको येलो येलो सा दिखाई देगा, तो ये क्या होता है, इसमें ये नर युग्मक होता है। इसके बाद स्टाइल की बात कर लेते हैं। वर्तिका होता है प्लांट्स में एक, जिसे हम वर्तिका कहते हैं, फ्लावर में होता है ये स्टाइल बोलते हैं इसे। ये क्या करता है, स्टिग्मा का समर्थन करता है, यानी वर्तिका का समर्थन करता है, और इसमें ओवरी जुड़ी होती है। तो ये किससे जुड़ा होता है, ओवरी से जुड़ा होता है। तो स्टाइल यानी वर्तिका को क्या करता है, वर्तिका का समर्थन करता है। जो स्टाइल होगी, वर्तिका होती है, वो किसका समर्थन करती है, स्टिग्मा का समर्थन करती है। और इसमें क्या होता है, ये किससे जुड़ी होती है, ओवरी से जुड़ी हुई होती है। तो ये याद रखना है आपको, सारे पॉइंट याद रख लेने हैं।
यहाँ पर सबसे पहले मैंने आपको बताया स्टेमन। स्टेमन कैसा पार्ट है? मेल पोर्शन है फ्लावर का। इसका पिस्टिल, पिस्टिल क्या होता है? फीमेल पोर्शन है। एंथर यानी परागकोश, इसमें क्या प्रोड्यूस होते हैं? पोलन प्रोड्यूस होते हैं। फूल के पोलन पर जो येलो येलो सा पार्ट होता है वो क्या होता है? नरयुग्मक होता है। स्टाइल जो है यानी वृत्तिका जो है वो किसका समर्थन करती है? स्टिग्मा का समर्थन करती है। और इसमें क्या जुड़ी होती है? ओवरी से ये जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो जितने पॉइंट अभी मैंने आपको बताए हैं सारे आपको अच्छे से याद रख लेने हैं। अब ये यहाँ पर लिखा है ओवरी जो है वो क्या होता है? फीमेल पोर्शन होता है। इसमें अंडे की कोशिकाओं का उत्पादन होता है, इसमें बीजांड होते हैं, फूल वाले पौधों के फल के रूप में विकसित होता है। तो ये याद रखना है, ओवरी क्या है? यहाँ पर फीमेल पोर्शन होगा। ये यहाँ पर जो फ्लावर के जो अंडे वाले पार्ट होते हैं वो होते हैं, इसमें बीजांड होते हैं, बीज होते हैं, और फूल वाले पौधों के फल के रूप में क्या होता है? ये विकसित होता है। अगर हम ओवुल्स की बात करते हैं तो फीमेल गाइमेट्स होते हैं ओवुल्स। इसके बाद हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात कर लेते हैं। ये आगे आपका न्यूट्रिशन का टॉपिक स्टार्ट हो जाता है और ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक मैं आपको आज कंप्लीट नहीं कराऊंगी, इसका कुछ पोर्शन जो है ना वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करा दूंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास हमारी लास्ट ही क्लास रहेगी। इसके बाद हमारी ईवीएस कंप्लीट है एंड देन इसके बाद मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कराऊंगी जो हमारे 2 से 3 क्लासेस में रहेंगे। इसके बाद में मैं आपको प्रैक्टिस करा दूंगी। ठीक है, तो ये आपका सफिशिएंट रहेगा। इसके साथ पेडागोजी आपको संडे को देखने को मिल जाएगी, तो ये आपका सफिशिएंट रहेगा। इतना भी पढ़ लेंगे तो भी सफिशिएंट है। इसके साथ साथ प्रैक्टिस जरूर कर लेना, कहीं ना कहीं से प्रैक्टिस जरूर करना। एस्टेट के प्रीवियस ईयर में भी आपके क्वेश्चन आए होंगे, उनको भी सोल्व कर लेना। सीटेट में जो आए हैं उनको भी सोल्व कर लेना, क्योंकि हमारे पास और अदर तो कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि हमें ये नहीं पता है आपके एग्जाम में अब की बार कैसे क्वेश्चन आएंगे। हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपका सिलेबस कंप्लीट चेंज हुआ है। हम सिर्फ पढ़ सकते हैं और वही हम पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, तो मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ कि आपके क्वेश्चन में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि ये सीटेट बेस आपका सिलेबस है, तो इससे ज्यादा तो और क्या ही पूछेंगे ये। बट अगर हम प्रीवियस ईयर कर लेते हैं और इनको अच्छे से पढ़ लेते हैं तो हमारे चांस हो जाएंगे कि हमारे क्वेश्चन जो है वो ठीक हो जाए। इसके बाद अगर हम बात करते हैं न्यूट्रिशन की, सॉरी यहाँ पर न्यूट्रिशन जो है मैंने ऐसे ही पॉइंट लिख दिया था, अभी ये हमारा फूड का टॉपिक रहता है। तो ये वाटर में घुलनशील जो होते हैं विटामिन बी सी होते हैं, ये आगे की क्लास में आपको कराऊंगी, मतलब आगे टॉपिक आएगा तब कराऊंगी। अभी हमारा प्लांट्स का फूड का टॉपिक रहता है। तो यहाँ पर जो ये प्लांट और फूड से रिलेटेड बात कर लेते हैं। जैसे अब जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे जितने भी सजीव हैं, उनको रहने, जिंदा रहने के लिए किसकी जरूरत होती है? एनर्जी की नीड होती है, खाने की नीड होती है सबको। अगर आपको खाना नहीं मिलेगा तो आप क्या होगी? वहां से आपकी एनर्जी लेवल डाउन होता जाएगा और आपकी डेथ भी हो सकती है अगर आपको काफी दिन तक खाना नहीं मिलेगा। तो भोजन वह खाद्य पदार्थ है जो हमें क्या देता है? एनर्जी देता है। तो जैसे खाना होता है वो क्या देता है? हमें एनर्जी देता है, एनर्जेटिक बनाता है। इसमें भी ना पौधे होते हैं, जैसे एक स्वपोषी होता है और एक परपोषी होता है। स्वपोषी की बात करेंगे, स्व मैंने क्या होता है? खुद, पोषी मैंने पोषण, यानी कि जो खुद से क्या करता है? अपना खाना बनाता है। अगर इंग्लिश की बात करते हैं तो स्वपोषी को हम क्या कह देते हैं? ऑटोट्रोपिक कह देते हैं। ठीक है, तो ऑटोट्रोपिक क्या होंगे? स्वपोषी होंगे, जो अपना भोजन क्या करेंगे? खुद से बनाते हैं। जैसे प्लांट्स है, प्लांट्स अपना भोजन खुद से बनाएंगे, तो इन्हें हम क्या कहते हैं? ऑटोट्रोपिक कहते हैं, क्योंकि अपना खाना खुद बनाते हैं। तो स्वपोषी की बात करेंगे तो ये अपना खाना खुद बनाते हैं। ठीक है, ऑटोट्रोपिक होते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं, ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। प्लांट्स क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं, यानी कि सूर्य के प्रकाश में अपना खाना बनाते हैं। इसके बाद अगर हम परपोषी की बात कर लेते हैं तो परपोषी में आपके दूसरा पोषी मैंने पोषण, यानी कि जो दूसरों पर निर्भर रहते हैं, दूसरों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, वो क्या होते हैं? परपोषी होते हैं। जैसे हम हैं, जितने भी एनिमल्स हैं वो सब क्या है? कहीं ना कहीं परपोषी हैं। जैसे ह्यूमन बीइंग है वो भी क्या है? परपोषी है। इसमें ना कंज्यूमर्स आते हैं, उपभोक्ता आते हैं। इनको हम हेट्रोट्रोपिक कहते हैं, जो अपना भोजन दूसरों से प्राप्त करते हैं, वो क्या होते हैं? कंज्यूमर होते हैं। इसके एग्जाम्पल में आपको एनिमल्स देखने को मिलेंगे और ह्यूमन बींग्स देखने को मिलेंगे। तो परपोषी क्या होंगे? आपके हिट्रोट्रोपिक होंगे। और यहाँ पर जो अभी मैंने बताया आपको ऑटोट्रोपिक, यानी कि वो स्वपोषी है। ऑटो जहां भी आएगा वो स्व से, खुद से रिलेटेड होगा, और ये हिट्रोट्रोपिक क्या है? परपोषी है, यानी कि जो दूसरों से भोजन लेते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं प्रकाश संश्लेषण की रिएक्शन की। यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण जो है, जैसे 6 CO2 है, 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन एंड प्रेजेंस किसकी है? सनलाइट की, और क्लोरोफिल है। यहाँ पर इनकी प्रेजेंस में हमें क्या मिलता है? ये भोजन मिलता है, ग्लूकोज मिलता है, एनर्जी मिलती है, प्लस 6 CO2 प्लस 6 H2O मिलता है। ठीक है, ये रिएक्शन है प्रकाश संश्लेषण की, जिसकी उपस्थिति में जो पौधे हैं वो क्या बनाते हैं? खाना बनाते हैं। तो एक बार इस जो ये रिएक्शन लिखी है इसको अच्छे से देख लेना, क्या पता एग्जाम में आ जाए।
तो 6CO2 प्लस 2H2O ये क्या बनाते हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल के निर्माण में, पर्णहरित निर्माण में क्या बनाते हैं, 6C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O, इनकी प्रेजेंस में ये क्या बनाएंगे, मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड है प्लस में जो वाटर है वो मिलकर सूर्य के प्रकाश में और क्लोरोफिल के प्रकाश में क्या बनाते हैं, क्लोरोफिल में क्या बनाते हैं, ये भोजन का निर्माण करते हैं, C6H12O6। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है आपके ग्लूकोज का। तो ये यहाँ पर क्या होते हैं, मैग्नीशियम होता है इसमें। तो आपसे पूछा जाए जो ग्रीन लीव्स होते हैं उसमें क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम होता है उनमें, इसके साथ साथ कैल्शियम भी होता है। ठीक है, तो हरी पत्तियों में मैग्नीशियम पाया जाता है, अगर एग्जाम में आ जाता है तो ये टिक करना है, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। इसके बाद पेड़ पौधों में अगर हम रेस्पिरेशन की बात कर लेते हैं तो यानी रेस्पिरेशन यानी कि जैसे पौधे सांस लेते हैं, श्वसन करते हैं, आपको पता है पौधे भी श्वसन करते हैं हमारी तरह, लेकिन वो हमारी तरह चल फिर नहीं सकते, लेकिन वो हमारी तरह रेस्पिरेशन करते हैं, श्वसन करते हैं। उस जब ये दिन के समय में, दिन और रात के समय में जैसे भी ये श्वसन करेंगे तो ये CO2 का रिलीज करते हैं और अपने अंदर क्या लेकर जाते हैं, ऑक्सीजन को लेकर जाते हैं। पर प्रकाश संश्लेषण करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे ओनली। तो ये डे टाइम में करेंगे। आपसे पूछा जाए कि जो पौधे हैं वो रेस्पिरेशन कब करते हैं, तो रेस्पिरेशन वो दिन में भी कर सकते हैं, रात को भी कर सकते हैं। लेकिन अगर प्रकाश संश्लेषण पूछा जाता है तो प्रकाश संश्लेषण वो ओनली सूर्य के प्रकाश में करते हैं, यानी कि ओनली दिन में करते हैं, और CO2 अपने अंदर लेकर जाते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। तो ये याद रखने पॉइंट। ठीक है, डे टाइम में रेस्पिरेशन होगा। डे टाइम में क्या होता है, यहाँ पर डे और नाइट में रेस्पिरेशन होता है, लेकिन अगर प्रकाश संश्लेषण की बात करेंगे तो वो ओनली डे टाइम में होगा, सूर्य के प्रकाश में होगा। इसके बाद अब यहाँ पर कुछ कलर्स दिए गए हैं, जैसे आपसे पूछा जा सकता है कौन से कलर में प्रकाश संश्लेषण सबसे ज्यादा होता है, कौन से में सबसे कम होता है, और किस में प्रकाश संश्लेषण बिल्कुल भी नहीं होता। तो प्रकाश संश्लेषण जो है आपको याद होगा, इंद्रधनुष के कलर का विबग्योर से याद करते हैं हम, ये 7 कलर होते हैं। तो यहाँ पर जो आपको रेड कलर दिखाई देगा, ये जो लास्ट वाला है, इसमें प्रकाश संश्लेषण जो है ना वो सबसे तेज होता है, और जो ये वॉयलेट कलर है इसमें प्रकाश संश्लेषण जो है वो सबसे कम होता है। ठीक है, वॉयलेट में सबसे कम, रेड में सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, ये याद रखना है, विबग्योर जी हो रहा था, और ग्रीन में बिल्कुल भी नहीं होता। तो ये कलर आपको याद रखने हैं। प्रकाश संश्लेषण सबसे ज्यादा पूछेगा तो रेड कलर में ज्यादा होता है, सबसे कम पूछता है तो वॉयलेट में होता है, और बिल्कुल ना के बराबर पूछेगा तो ग्रीन टिक करना है। प्लांट्स और पेड़ पौधे जो है वो क्या होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, उत्पादन कर रहे हैं, हमारे लिए खाना बना रहे हैं, और हम क्या हैं वहां पर, कंज्यूमर हैं, हम उनको क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं। इसके बाद परजीवी की बात कर लेते हैं, पैरासाइट की बात कर लेते हैं, जो दूसरों पर आश्रित होते हैं। जैसे आपके सिर में जुएं होती हैं, जुएं किसका एग्जाम्पल है, पैरासाइट का एग्जाम्पल है, क्योंकि वो किसके ऊपर है, किसी के ऊपर आश्रित है। भोजन वो आपका मतलब उनको भोजन भी वहां से मिलता है और उनका आवास भी होता है। तो अब जुएं हमारे सिर में रहती है तो वो आवास भी है उनका, और इसके साथ साथ उन्हें वो हमारा जो खून चूसती रहती है वो क्या होता है, उनका भोजन होता है। तो ये क्या पैरासाइट का एग्जाम्पल होता है। जैसे आपने अमरबेल का पौधा देखा होगा, वो क्या रहता है, पेड़ के ऊपर रहता है, वहां से वो न्यूट्रिशन भी प्राप्त करता है और वो उसका आवास भी होता है, तो उसे अमरबेल कह देते हैं। जॉक जो होता है जो भैंस के ऊपर रहता है, एंट अमीबा होता है। तो ये सारे पैरासाइट्स के एग्जाम्पल हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। अभी मैंने आपको ऑटोट्रोप बताया, हिट्रोट्रोप बताया एंड पैरासाइट बताया, ये तीनों समझ में आ गए होंगे। इनमें से छोटे छोटे क्वेश्चंस दिखते हैं, लेकिन इनमें से क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद हम शाकाहारी की बात कर लेते हैं। हर्बीवोरस आप सभी को पता है, लेकिन इंग्लिश में पूछा जाए, हर्बीवोरस होता है, हर्ब मैंने पौधे होते हैं, और यहाँ पर वोरस, ठीक है, हर्बी जो पौधों पर डिपेंड, जो पौधे खाते हैं ओनली। तो हर्ब से याद रखना, जो पौधे खाएंगे। हर्बीवोरस सिर्फ प्लांट्स खाते हैं और कुछ किसी भी चीज को ये नहीं खाएंगे, जैसे एनिमल्स वगैरह हैं, इन चीजों को नहीं खाते, ओनली प्लांट्स खाते हैं। जो भोजन के लिए ओनली प्लांट्स पर डिपेंड रहते हैं, जैसे गाय है, बकरी है, हाथी है, जिराफ है, ये कैसे हैं, हर्बीवोरस है। अगर हम मांसाहारी की बात करते हैं, यहाँ पर कार्निवोरस की बात करते हैं, तो जो दूसरों का मांस खाते हैं वो क्या होते हैं, कार्निवोरस होते हैं। जैसे शेर है, बाघ है, चील है, गिद्ध है, लोमड़ी है, ये सब क्या खाएंगे, ओनली मांस खाते हैं, दूसरे एनिमल्स पर डिपेंड रहते हैं, दूसरे जानवरों का मांस खाते हैं। तो ये क्या होते हैं, कार्निवोरस होते हैं। ओमनिवोरस की बात कर लेते हैं, जो प्लांट्स भी खाएं, एनिमल्स को भी खाते हैं, दोनों को खा जाते हैं, तो ये कौन होते हैं, सर्वाहारी होते हैं। ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये एनिमल्स, ये किसका एग्जांपल है, जैसे ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग किस में आएगा, ओमनिवोरस में आएगा, क्योंकि ह्यूमन बीइंग क्या करता है, ये प्लांट्स को भी खाता है, उसके साथ साथ एनिमल्स को भी खाते हैं। जैसे मानव है, कुत्ता है, बिल्ली है, कौवा है, तो ये सर्वाहारी होते हैं। आपने देखा होगा कौवा जो इंसेक्ट्स वगैरह को भी खा जाता है, और साथ साथ मान लो आप छत पर जाकर रोटी डाल देते हैं तो कौवा रोटी भी खा लेता है। ऐसे ही बिल्ली होती है, ऐसे ही कुत्ता है, ऐसे ही ह्यूमन बीइंग है। तो ये क्या है, ओमनिवोरस का एग्जाम्पल है।
ठीक है। सबसे पहले हार्बीवोरस जो प्लांट्स वाला है, जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, कार्निवोरस जो सिर्फ मांस खाते हैं, ओमनीवोरस, ओमनी का मतलब होता है सभी, तो ओमनीवोरस जो सब कुछ खा जाते हैं। तो ये थे कुछ प्लांट से रिलेटेड पॉइंट जो आपके अब खत्म हो जाते हैं। एंड देन अब ये बैलेंस डाइट, न्यूट्रिशन, ये नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो जाता है। तो ये भी मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ इसके बारे में, फिर इसको कंप्लीट हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। कल की क्लास में सीटेट जो ईवीएस है वो आपकी कंप्लीट है। बैलेंस डाइट की बात कर लेते हैं, इसको हम संतुलित आहार के नाम से जानते हैं। ऐसा भोजन जिसमें क्या शामिल होते हैं, पोषक तत्व शामिल हो और जो निश्चित अनुपात में हो। ठीक है, बैलेंस डाइट क्या होता है, एक फिक्स्ड रेशो होना चाहिए हर न्यूट्रिशन का। जैसे उसमें प्रोटीन भी होना चाहिए, उसमें कार्बोहाइड्रेट भी होने चाहिए, उसमें फैट भी होना चाहिए, उसमें कार्बोहाइड्रेट भी होना चाहिए, प्रोटीन, सब कुछ में उसमें एक निश्चित मात्रा में होना चाहिए। ये नहीं है कि आपके खाने में सिर्फ प्रोटीन की अधिकता हो, ये भी नहीं है कि आपके खाने में सिर्फ फैट ही फैट हो। तो ये सब आपको क्या कर सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं। तो जो ऐसा खाना जिसमें सभी एक फिक्स्ड रेशो में हो, एक निश्चित अनुपात में हो, जितने की हमारी बॉडी को उसकी नीड है उस अनुपात में हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, एक बैलेंस डाइट, यानी कि उसे संतुलित आहार कह देते हैं। तो यही क्या होता है, एक बैलेंस डाइट होता है जिसमें सारी चीजें एक फिक्स्ड रेशो में होती है, जिसमें सभी पोषक तत्व एक निश्चित अनुपात में होते हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं न्यूट्रिशन की, तो न्यूट्रिशन में आता है यहाँ पर भोजन से पोषक तत्वों को ग्रहण करना। न्यूट्रिशन होता है जो हम मतलब जो जितने भी हम जैसे प्लांट से कुछ ले रहे हैं या कहीं से भी, जैसे मिल्क से हमें कुछ मिल रहा है, प्रोटीन मिल रहा है, कुछ भी मिल रहा है, तो वो क्या होता है, हमारे पोषक तत्वों को हम क्या कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं। जिस भोजन से हम पोषण तत्वों को ग्रहण करते हैं वो किस में आ जाता है, हमारे न्यूट्रिशन में आ जाता है। अगर माइल्ड न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो ये क्या होता है, कुपोषण होता है। शरीर में क्या हो जाती है, पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, तो इसे हम क्या कह देते हैं, माल न्यूट्रिशन कह देते हैं। तो ये कुपोषण, आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कुपोषण का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि उनके भोजन में कहीं ना कहीं जो पोषक तत्व हैं उनकी कमी रह जाती है। तो इसलिए हम उसे क्या कह देते हैं, माल न्यूट्रिशन कह देते हैं या कुपोषण कह देते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं, हमारे पास अलग अलग टाइप के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। जैसे भी मैंने आपको बताया, हमारे पास में कार्बोहाइड्रेट होगा, प्रोटीन हो सकता है, विटामिन होंगे, फैट होगा, वाटर होता है, मिनरल होता है, ये सारे के सारे न्यूट्रिशन में ही आते हैं। वाटर भी न्यूट्रिशन का काम करता है, मिनरल्स होते हैं अलग अलग, सैलेड्स होंगे इसमें, जैसे सैलेड खाते हैं वो भी न्यूट्रिएंट्स में आएगा, कार्बोहाइड्रेट न्यूट्रिएंट में आएंगे, प्रोटीन न्यूट्रिएंट्स में आएगा, विटामिन, फैट, वाटर, मिनरल, ये सारे के सारे किस में आते हैं, हमारे न्यूट्रिशन में आते हैं। इसके बाद मैं देख लेती हूँ कितना टॉपिक है। ये कार्बोहाइड्रेट है, उसके सोर्सेज हैं, प्रोटीन के विटामिन के सोर्सेज हैं। ठीक है, विटामिन के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा आर्ट एंड कल्चर का। तो अभी मैं देख लेती हूँ आर्ट एंड कल्चर का कितना टॉपिक है हमारा, एंड देन ये कंप्लीट। ठीक है, तो इतनी ही क्लास रह जाएगी हमारी। एक कल की क्लास बनेगी, छोटी सी क्लास होगी, इसमें कंप्लीट करा दूंगी। एंड देन उसके बाद मैं आपको ये जितने पेजेस देख रहे हैं आप, ये सारे के सारे आपके पेडागोजी के रहने वाले हैं। तो 1.5 से 2 घंटे में आपकी पेडागोजी भी कंप्लीट हो जाएगी, तो टेंशन लेने की नीड नहीं है, इतना पढ़ लेंगे सफिशिएंट रहेगा। इसके साथ साथ एक्स्ट्रा भी पढ़ाऊंगी मैं आपको, क्योंकि मैं रिस्क नहीं ले सकती हूँ, क्योंकि आपका जो एग्जाम है वो आप ये लगाकर चले, पहली बार हो रहा है न्यू सिलेबस, तो हम उसमें कुछ अनुमान नहीं लगा सकते। तो मैं अपनी तरफ से जितनी कोशिश होगी ना आपको कराने की, वो सारा का सारा कराऊंगी, या इससे एक्स्ट्रा भी कुछ ला पाई मैं, जो एक्स्ट्रा टॉपिक मैंने आपको बता रखे हैं उससे एक्स्ट्रा भी कुछ करा पाई तो वो भी जरूर कराऊंगी। ठीक है, पेडागोजी की टेंशन मत लेना, एक क्लास में कंप्लीट हो जाएगी। तो मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, मिलेंगे हम इस नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। एक क्लास रहने वाली है, उसके बाद पेडागोजी रह जाएगी, बस ईवीएस कंप्लीट आपकी, और कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक रह जाएंगे और प्रैक्टिस रह जाएगी। ठीक है, तो वो मेरी ड्यूटी है आपको कराना, आपकी ड्यूटी है बस इसको पढ़ना, इसको अच्छे से पढ़ लेना, रीड कर लेना, जितना मटेरियल मैंने आपको प्रोवाइड कराया है वो सारा पढ़ लेना। ठीक है, नोट्स की मल्टीपल टाइम्स रिवीजन कर लेना, और जो एक्स्ट्रा नोट्स दिए उनको भी पढ़ लेना। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।